मानवाधिकार वे बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो हर इंसान को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी भी अन्य स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान होते हैं। इनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार शामिल है। मानवाधिकार किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मानवाधिकार का अर्थ है। मानवाधिकार उन न्यूनतम अधिकारों को कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को एक मानव के रूप में आवश्यक रूप से मिलने चाहिए। ये अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मानवाधिकार की अवधारणा मानव गरिमा से जुड़ी है, जिसका अर्थ है कि वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, उन्हें ही मानवाधिकार कहा जाता है। भारत के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानवाधिकार का अर्थ संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है। मानवाधिकारों का दायरा बहुत व्यापक है और इसे कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार, इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वोट देने का अधिकार शामिल है। ये अधिकार राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इनमें काम करने, शिक्षा प्राप्त करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार शामिल है। इनका उद्देश्य व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है। सामूहिक या एकजुटता के अधिकार, ये अधिकार समूहों और लोगों के सामूहिक हितों से संबंधित हैं। इनमें शांति का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और विकास का अधिकार शामिल है। मानवाधिकार का विकास, मानवाधिकारों की अवधारणा का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है। प्राचीन काल मानवाधिकारों की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में मिलती हैं, जहां धर्म और दर्शन में न्याय, सम्मान और गरिमा जैसे विचारों पर जोर दिया जाता था। 539 बीसी में साइरस सिलेंडर को अक्सर मानवाधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है, जिसमें साइरस महान ने दासों को मुक्त किया और धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। मध्यकालीन और आधुनिक काल 1215 में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कानूनी अधिकारों और स्वतंत्रता की नींव बना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत उभरा, जिसमें माना गया कि कुछ अधिकार प्राकृतिक और अटूट होते हैं जो सरकार या कानून से नहीं मिलते। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 और फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। 20वीं शताब्दी, दोनों विश्व युद्धों के दौरान हुई क्रूरताओं ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस कराया। इसके परिणाम स्वरूप 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR को अपनाया गया। ये घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, जिसमें पहली बार विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया। मानवाधिकार का महत्व कई कारणों से है। मानवीय गरिमा की रक्षा, मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने और उसे एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। ये सभी मनुष्यों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तियों को शोषण, अन्याय और क्रूरता से बचाते हैं। वे सरकारों और संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। शांति और स्थिरता, जब लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान होता है तो समाज में स्थिरता और शांति बनी रहती है। मानवाधिकारों का उल्लंघन अक्सर संघर्षों और अशांति का कारण बनता है। विकास और प्रगति, मानवाधिकार लोगों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और समाज में सक्रिय रूप से योगदान देने का अवसर देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और काम जैसे अधिकारों के बिना कोई भी समाज पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है, जिसकी स्थापना 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC संरचना एवं कार्य। संरचना, NHRC की संरचना इस प्रकार है। अध्यक्ष, एक व्यक्ति जो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। सदस्य,
एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखने वाले 3 अन्य सदस्य, जिनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। पदेन सदस्य, डीम्ड मेंबर्स। कुछ अन्य आयोगों के अध्यक्ष, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके पदेन सदस्य होते हैं। कार्य: एनएचआरसी के मुख्य कार्य सलाहकार और जांच से संबंधित हैं। शिकायतों की जांच: ये मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। ये अपनी पहल पर या किसी पीड़ित द्वारा दायर याचिका पर जांच शुरू कर सकता है। जेलों का दौरा: यह राज्य सरकारों को सूचित करके जेलों और अन्य संस्थानों का दौरा कर सकता है जहां लोग हिरासत में हैं, ताकि वहां की स्थितियों का जायजा लिया जा सके और सुधार के लिए सिफारिशें की जा सकें। अनुसंधान: यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन: यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का अध्ययन करता है और उन्हें भारत में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार को सिफारिशें देता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना: आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। ये एक सलाहकार निकाय है और इसके पास दंड देने का अधिकार नहीं है। यह केवल सरकार को सिफारिशें दे सकता है। भारत में मानवाधिकार: भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में समाहित किया गया है। मौलिक अधिकार: संविधान के भाग 3 में निहित ये अधिकार नागरिकों को दिए गए कुछ बुनियादी और अटूट अधिकार हैं। इनमें समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 शामिल हैं। ये अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं और इनके उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत: संविधान के भाग IV में वर्णित ये सिद्धांत सरकार को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने योग्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं। ये सीधे तौर पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं ताकि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा दिया जा सके। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993: ये अधिनियम भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। उद्देश्य: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, राज्य मानवाधिकार आयोगों SHRCS और मानवाधिकार न्यायालयों ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स की स्थापना करना है, ताकि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच हो सके। परिभाषा: अधिनियम में मानवाधिकारों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मुख्य प्रावधान: ये अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन, उनकी शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करता है। इसमें मानवाधिकारों के मामलों की सुनवाई के लिए मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान है, ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। इस अधिनियम को 2006 और 2019 में संशोधित किया गया है, ताकि आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR 1948 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए तैयार किया गया था। ये घोषणा मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। ये घोषणा किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित, अविच्छेद्य और मूलभूत अधिकारों को स्थापित करती है, भले ही वो कहीं भी रहता हो। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सूचीबद्ध करते हैं। मुख्य सिद्धांत: सार्वभौमिकता: ये अधिकार सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, बिना किसी भेदभाव के। समानता और गरिमा: अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों में समान हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार: इसमें जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, गुलामी से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है। आर्थिक,
सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इसमें काम करने, शिक्षा पाने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार शामिल है। महत्व: हालांकि यूडीएचआर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसने दुनिया भर में मानवाधिकार कानूनों, संधियों और राष्ट्रीय संविधानों को प्रभावित किया है। ये मानवाधिकारों को मापने के लिए एक मानक बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और मानवाधिकारों की सुरक्षा इसके लक्ष्यों का एक अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ही मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सदस्यों को बाध्य करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर की गई थी। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और सिफारिशें करता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है। यह मानवाधिकारों के मुद्दों पर तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां। संयुक्त राष्ट्र ने यूडीएचआर के आधार पर कई कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई हैं, जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICCPR, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICESCR, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर प्रसंविदा CEDAW, बाल अधिकारों पर प्रसंविदा CRC। ये संधियां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करती हैं। संयुक्त राष्ट्र इन संधियों के पालन की निगरानी करता है और सरकारों को जवाबदेह ठहराने का प्रयास। कानूनी और नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, लेकिन उनके बीच कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। दोनों ही व्यक्तियों को समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कानूनी और नागरिक अधिकार। अर्थ और प्रकार। कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश के कानूनों द्वारा बनाए और संरक्षित होते हैं। ये संविधान, संसदीय अधिनियमों या अदालतों के फैसलों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अर्थ: ये अधिकार नागरिकों को राज्य या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति अदालत में जाकर न्याय की मांग कर सकता है। प्रकार। संवैधानिक अधिकार ये वे अधिकार हैं जो देश के संविधान में निहित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में मौलिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार संवैधानिक कानूनी अधिकार हैं। संवैधिक अधिकार ये अधिकार संसद या विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के माध्यम से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त अधिकार एक संवैधिक कानूनी अधिकार है। नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को एक सभ्य समाज में एक नागरिक के रूप में मिलते हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थ: ये अधिकार व्यक्ति को सरकार या अन्य सामाजिक समूहों के भेदभाव और उत्पीड़न से बचाते हैं। इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी लोग समाज के राजनीतिक और नागरिक जीवन में समान रूप से भाग ले सकें। प्रकार। नागरिक स्वतंत्रता इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार इनमें वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार शामिल है। कानूनी और नागरिक अधिकारों के बीच अंतर। विशेषता। कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार। स्रोत: देश के कानूनों, संविधान, अधिनियम द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नागरिकता से प्राप्त होते हैं। दायरा आमतौर पर व्यापक होते हैं और इसमें आर्थिक, सामाजिक और अन्य सांविधिक अधिकार शामिल हो सकते हैं। मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता से संबंधित होते हैं, जैसे वोट देने और भेदभाव से मुक्ति के अधिकार। प्रवर्तन न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जाते हैं। उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका से सीधे संपर्क कर सकता है। ये अक्सर कानूनी अधिकारों के रूप में भी स्थापित होते हैं, जिससे उनका कानूनी रूप से प्रवर्तन आसान हो जाता है। उदाहरण: संपत्ति का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार, शिक्षा का अधिकार।
भाषण की स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार, रंग या लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्ति का अधिकार। संक्षेप में, सभी नागरिक अधिकार कानूनी अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सभी कानूनी अधिकार नागरिक अधिकार नहीं होते हैं। नागरिक अधिकार एक विशिष्ट प्रकार के कानूनी अधिकार हैं जो विशेष रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं, जबकि कानूनी अधिकार एक व्यापक श्रेणी है जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं। यह वीडियो अधिकारों के अर्थ और विभिन्न प्रकारों को समझने में मदद करता है। अधिकार। महिला एवं बाल अधिकार। महिला एवं बाल अधिकार वे मानवाधिकार हैं जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को समाज में समानता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। भारत में ये अधिकार संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। महिलाओं के अधिकार। भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। इनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 शामिल है। इसके अतिरिक्त दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम जैसे विशिष्ट कानून भी हैं। बाल अधिकार। बच्चों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे कमजोर होते हैं। उनके अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम से मुक्ति, शोषण से सुरक्षा और स्वास्थ्य व विकास का अधिकार शामिल है। भारत में किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 जैसे कानून बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। महिला आरक्षण अधिनियम 2023। महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। उद्देश्य। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। मुख्य प्रावधान। यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसे संसद द्वारा कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद चक्रण रोटेशन द्वारा निर्धारित की जाएंगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। उद्देश्य। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों का गठन करना है। ये बच्चों के खिलाफ अपराधों और उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के त्वरित विचारण के लिए बाल न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। प्रमुख प्रावधान। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। ये आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनों और नीतियों की जांच और समीक्षा करता है। ये बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और सरकार को सिफारिशें देता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR। राज्य स्तर पर ये आयोग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। ये अधिनियम बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCRC में निहित मानकों और भारत सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करता है।